जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि आपका चैप्टर 12 है आपका बिजनेस स्टडीज में, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इसमें केस स्टडीज आने के चांसेस हैं और रिड्रेसल मशीनरी वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ब्रॉडली मैं वो चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर। नाउ हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और नॉर्मल जो आपकी जनरल डेफिनेशन है वो क्या है? ध्यान रहे, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, बट अभी आपके सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं आपको वही पता होनी चाहिए, एग्जाम में वही आपको लिखकर आना है। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स और अवेल एनी सर्विसेज। ओके, सो बेसिकली जनरल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स को यूज करता है, सर्विसेज को अवेल करता है, ठीक है। और यहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है, ठीक है। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या ऐड कर दिया? सेम वही डेफिनेशन है, बट यहाँ पर क्या बोल दिया? कंसिडरेशन। बस इतना सा फर्क है, याद रखना। जनरल डेफिनेशन क्या कहती है? जनरल डेफिनेशन ये है कि कोई भी पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, सर्विसेज को अवेल कर रहा है, वो कौन है? कंज्यूमर है। सेम डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताई गई कंज्यूमर की। उसमें क्या बोला गया? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। यहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी है, ठीक है। याद रहे, चाहे 1 रुपये भी है तो भी बेटा वो कंसिडरेशन काउंट होगा। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, बदले में कुछ मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट कंसिडरेशन, ठीक है। एंड विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो कहने का मतलब है अगर आप कंसिडरेशन पूरी नहीं दे रहे हो तो पार्ट पेमेंट होनी चाहिए, अगर पार्ट पेमेंट भी नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट प्रॉमिस होना चाहिए कि यस मैं एक टाइम के बाद ये पैसा दूंगा आपको। कहने का मतलब है ट्रांजैक्शन के अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी है, चाहे वो पूरी तरीके से पे हुई है, चाहे वो पार्टली पेड हुई है, चाहे वो नहीं पे हुई है, वो कुछ टाइम बाद पे की जाएगी। ओके, तो वहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो वो कंज्यूमर है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें और कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें याद रखना बेटा, यूजर भी आते हैं, यूजर ऑफ गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। खरीदने वाला कोई और है बट यूज करने वाला कोई और है, गुड्स को कंज्यूम करने वाला, सर्विसेज को यूज करने वाला कोई और है, तो डेफिनेटली वो भी बेटा क्या कहलाएगा? वो भी कंज्यूमर कहलाएगा एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, लेकिन वहां पर बायर का अप्रूवल होना चाहिए, जो खरीदने वाला है उसके अप्रूवल पर वो गुड्स को यूज कर रहा हो, सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा हो, तब उसको हम काउंट करेंगे कि वो भी कंज्यूमर है। ये हर तरह के ट्रांजैक्शन चैनल में अप्लाई होता है, चाहे ऑनलाइन सामान खरीदते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तब भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली जाकर जब चीज़ों को खरीदते हो तभी आप कंज्यूमर हो, नहीं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, कहीं से भी कुछ भी करो, क्या कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में आओ, आप कंज्यूमर काउंट किए जाओगे। तो ये बेटा याद रखना कि चैनल्स का फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग पर आप कर रहे हो, टेली शॉपिंग से कर रहे हो, तो भी आप कंज्यूमर काउंट किए जाओगे। कौन कौन इसमें नहीं आता? ऐसा पर्सन जो गुड्स को ऑब्टेन कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है और सर्विसेज को अवेल कर रहा है फॉर एनी ट्रेडिंग और रीसेलिंग पर्पस, या मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, या मैं कंज्यूम करूंगा उससे कुछ फिनिश गुड बनाऊंगा, देन मैं उसको मार्केट में बेचूंगा। तो कहने का मतलब है कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। अल्टीमेटली कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो भी रॉ मटेरियल परचेज करता है, बट उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, देन उसको बेचता है। तो क्या वो कंज्यूमर है? नहीं, वो कंज्यूमर नहीं होता, काउंट नहीं होता कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, हाउएवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर एंड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से वो आउटसाइड है, उसको कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर चांसेस हैं कि केस स्टडीज बन सकती हैं, और उसके अलावा बेटा रेडी रहना। तो इसमें 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वो क्या क्या है? सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। मेरे को अधिकार है एज अ कंज्यूमर कि मैं सेफ रहूं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हैजर्डियस नेचर है, कोई भी खतरनाक नेचर है प्रोडक्ट का, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो किसी तरह की मेडिसिन है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में बेटा वो इन्फॉर्म करेगा कौन? सेलर। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डियस टू लाइफ, ठीक है, जो लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिंदगी खराब हो सकती है, कहने का मतलब हेल्थ खराब हो सकती है, या मेरी किसी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो सकता है, तो डेफिनेटली जो भी उसका
हैजर्डियस नेचर है वो मेरे को पता होना चाहिए, और मेरे पास एज अ कंज्यूमर राइट टू बी प्रोटेक्टेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और डू नॉट कन्फर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरीज। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसकी मान लो वायर है वो बहुत लोकल क्वालिटी की है, बहुत नाजुक वायर है, अब जैसे ही उसको जब लगाया गया, यूज़ में लिया गया, तो पता चला वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, कोई नुकसान हो गया, और वो फिर बेटा, और आपको उस बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, कि पता नहीं कैसी क्वालिटी है। सो क्वालिटी को लेकर आप कब अश्योर होते हो? जब आप आईएसआई मार्क देखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ क्वालिटी अश्योरेंस मिलते हैं, तब आप चीज़ों को परचेज करते हो, राइट। तो बेसिकली होगा क्या कि ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स उसमें नहीं थे मेंशन और उसकी वजह से कोई सीरियस इंजरी हो गई, दस कंज्यूमर आर एजुकेटेड दैट दे शुड यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर आईएसआई मार्क्ड। तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, और ये बेटा आपको चैप्टर पढ़ाने का पर्पस भी है, आप क्लास 12th में हो, आपके पास पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस ब्रांड पर, किस प्रोडक्ट पर किस तरह का मार्क होता है और वो किस तरह की क्वालिटी एश्योरेंस देता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर आईएसआई मार्क देखा जाता है जो कि स्पेसिफाई करता है, अश्योर करता है कि यस क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर राइट टू बी सेफ्टी, दैट इज व्हाट कंज्यूमर के पास राइट है कि वो सेफ रहे रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है? द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट इंटेंडेड टू बाय, इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन टू यूज। देखो कुछ मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि उसको किस तरह के टेम्परेचर में मेंटेन रखना है, कोल्ड टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है, ठीक है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, कब वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सप्लायर या मैं बोलूँ प्रोड्यूसर या मैं बोलूँ आपको जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट पर लिख कर प्रोडक्ट पर इन्फॉर्म करे अबाउट ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उसका जो भी प्राइस है, रीजनेबल प्राइस जो भी होंगे, क्या उसकी क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको यूज करोगे, वो सारी चीजें बताई जानी चाहिए, ठीक है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसका वो राइट है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस that the legal framework in India requires the manufacturer to produce such information on the package and label of the product। तो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, क्या डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट पर मेंशन होनी चाहिए। एंड ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और ये लीगल फ्रेमवर्क है, ये लीगैलिटी है इंडिया के अंदर कि मैन्युफैक्चरर को ऐसा करना ही पड़ेगा। उसके बाद है राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड मतलब क्या? ध्यान से देखो, द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस द वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट at a competitive prices. This implies that the marketer should offer a wide variety of product in terms of quality, brand, prices, size, etc. and allow the consumer to make a choice amongst these. ध्यान से समझो मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि जब कंज्यूमर खरीदने गया चीज़ों को, बायर जब चीज़ों को मार्केट में खरीदने जा रहा है, तो सेलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर उसको बोले कि अरे ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें यही सबसे बेस्ट है, यही है, यही है। मैं कहने का मतलब है एक प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा फोकस ना करवाए, उसको राइट है कि वो उसी चीज में वैरायटी दिखाए, डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाए, डिफरेंट प्राइजेस के चीजें दिखाए, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो डिफरेंट चीजों को देख सकता है और जो उसको बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू यूज, जो उसको यूज करना है, जो उसको चाहिए उसके यूज के हिसाब से जो बेस्ट है, वो उसके पास राइट है कि वो खरीद सकता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीजों को अश्योर करेगा, जो प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट है वो खरीदेगा, ठीक है। चाहे वो क्वालिटी की बात हो, चाहे वो ब्रांड की बात हो, चाहे वो प्राइस की बात हो, चाहे वो साइज की बात हो, सारी चीजें कंज्यूमर खुद अश्योर करेगा, देन उसमें से जो भी बेस्ट होगा वो चूज करेगा। तो कहने का मतलब है वैरायटी दिखाना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है, किसके लिए? सेलर के लिए, और बायर उसमें से जो चाहे वो चूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आगे देखिए, राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड मतलब क्या? सुनवाई का अधिकार। अगर कंज्यूमर के साथ किसी तरह का मिसलीडिंग हुआ या मैं कहूँ किसी तरह का फ्रॉड हुआ, तो उस सिनेरियो में कंज्यूमर के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है और उसकी सुनवाई होगी। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज। अगर वो गुड्स और सर्विसेज
से संतुष्ट नहीं हुआ, जैसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड थी वैसा नहीं है, तो वो केस करने का पूरा पूरा अधिकार रखता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और जो भी उसके बदले में चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलनी चाहिए, वो डेफिनेटली अगर वो केस को जीतता है तो डेफिनेटली उसको चीज़ें मिलेंगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट मैनी एनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेज सेल। सो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इसके लिए क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट आप बोल सकते हो, उनके अपने ग्रीवेंस सेल हैं ताकि अपने लेवल पर वो चीज़ों को हैंडल कर लें। ठीक है, तो बात वहाँ तक ना पहुँचे कि लीगैलिटी में जाए कंज्यूमर और जाकर वो कंप्लेंट फाइल करे, फिर कोर्ट में आप आमने सामने बैठे हों। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मीडिएशन। मीडिएशन मतलब क्या, कि जहाँ पर बिजनेसेस क्या करते हैं, एक ग्रीवेंस सेल बना देते हैं, कस्टमर सपोर्ट की टीम बिठा देते हैं कि जहाँ पर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपस में बातचीत करेंगे, आपस में जैसा हो सकता है वो सेटल कर सकते हैं। ठीक है, मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड हेल्पिंग द कंज्यूमर रिलेटेड इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो मतलब जो भी उनको चाहिए, उनका जो भी उनकी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर काम कर रही हैं। ठीक है, उनके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए। अब देखिए फिफ्थ राइट, फिफ्थ राइट के अंदर क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। इससे पहला हमने क्या पढ़ा था बच्चे, इससे पहला हमने पढ़ा था कि राइट टू बी हियर्ड, कंप्लेन करने का अधिकार है कंज्यूमर के पास। उसके बाद कंप्लेन अगर हो गई और वो प्रूव हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, तो भैया उसके पास पूरा राइट है कि उसको बदले में कंपनसेशन दिया जाए, या गुड्स में कोई समस्या है तो उसको सही करके दिया जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए। दैट इज व्हाट राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और unscrupulous exploitation in case of the product or services fall short his expectation। जैसा कि वो काम चाहता था, जैसे कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी गुड्स से, सर्विसेज से, उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई, वो गुड्स और वो सर्विसेज उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में वो केस फाइल करेगा, और केस फाइल करने के बाद अगर वो प्रूव हो जाता है तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके पास रिड्रेसल है। कहने का मतलब है उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिप्लेस करवा सकता है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा रिमूवल डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, कहने का मतलब है जो भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी खराबी है तो उसको सही करके दो, या फिर कंपनसेशन मिलेगा अगर उसको कोई लॉस हुआ है या कोई इंजरी हुई है बाय द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंपनसेशन मिलेगा, दैट इज व्हाट राइट टू सीक रिड्रेसल। नेक्स्ट राइट इज राइट to consumer education. Now that is what the consumer has a right to acquire knowledge and to have a well informed consumer throughout the life। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अपने अधिकारों को लेकर उसको पता होना चाहिए, उसको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, किस तरह का मार्क अश्योर करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक क्वालिटी को अश्योर करता है, तो अकॉर्डिंगली वो मार्क को देखिए, चीज़ों को परचेज करे। ठीक है, ISI हॉल मार्क है, ISI मार्क है ना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए, कंज्यूमर के पास ये एजुकेशन होनी चाहिए। ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। ओके, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज मेरे को नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ पर अपील कर सकता हूँ और मुझे किस तरीके से रिलीफ मिलेगा। Many consumers organizations and some enlightened business are taking an active part in educating consumer in this respect। तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके अलावा बिजनेसेस भी हैं जो कि कंज्यूमर को एजुकेट करने में लगे हुए हैं। राइट, और गवर्नमेंट भी टाइमली इनिशिएटिव लेती रहती है इन चीज़ों के, जागो ग्राहक जागो जैसी चीज़ें, कैंपेनिंग चलते रहते हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिलीफ्स हैं, वो क्या कर सकता है अगर उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है तो। ओके, चलिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो क्या क्या वो तरीके हैं जिससे कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो देखते हैं ध्यान से बेटा। इसमें आपके ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे पॉइंट्स जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। देखो सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस मतलब क्या, कि यहां पर बोला गया कि बिजनेस को अपने आप को सेल्फ रेगुलेट होकर काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है CSR जैसी चीजें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल बिजनेसेस में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है
कि वो अपना इनिशिएटिव समझते हैं कि सोसाइटी में उनको बिजनेस को रन करना है, लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ उनको सोसाइटी से मिला है, समाज से मिला है, तो समाज के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं करना, किसी तरह की धांधलेबाजी नहीं करनी, कि माल प्रैक्टिस नहीं करनी। तो अगर बिजनेस सेल्फ रेगुलेटेड है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, तरीके से काम करेगा, और वही कस्टमर को लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा। देखो क्या लिखा है, सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस इन डीलिंग विद देयर कस्टमर्स। गुड एंड एथिकल प्रैक्टिसेस encourages firm to realize that it is in their long term interest to serve the customers in rightful manner। देख रहे हो, तो वही बातें हैं कि अगर आप कस्टमर को लेकर सीरियस हो, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके काम करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, ग्रीवेंसेस सेल आपके पास है, कस्टमर सपोर्ट की टीम आपके पास है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहे हो। बिजनेस के लिए बोला गया कि बिजनेस हैव टू बी सेल्फ रेगुलेटेड। मेनी फर्म्स हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंस सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंस ऑफ देयर कंज्यूमर। तो बेसिकली कंज्यूमर की जो भी समस्या है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसको सुनने के लिए कई बिजनेसेस क्या करते हैं, कई फर्म्स क्या करते हैं, कस्टमर सर्विसेज और ग्रीवेंस सेल बनाते हैं, और जहाँ पर प्रॉपर कॉलिंग होती है, कस्टमर की बातों को सुना जाता है, उनके फीडबैक्स ओपिनियंस को सीरियसली लिया जाता है और उन पर फर्दर काम किया जाता है। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, क्या तरीका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? सबसे पहला तो यही है कि बिजनेस को कंट्रोल में काम करना पड़ेगा, दैट इज बिजनेस हैव टू बी सेल्फ रेगुलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज दिस बिजनेस एसोसिएशंस? यहां पर कुछ एसोसिएशंस की बात करी है, जो कि क्या है, ध्यान से देखिए। द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, FICCI। बेटा ये एक फेडरेशन है, एक एसोसिएशन है, जो कि बेसिकली इन चीजों में इन्वॉल्व है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से डील करना है कंज्यूमर के साथ। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखो, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII हैव लेड डाउन देयर कोड ऑफ कंडक्ट विच लेड डाउन ऑफ फॉर देयर मेंबर्स द गाइडलाइंस इन देयर डीलिंग विद द कस्टमर। सो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करते हैं टाइमली। तो ये बेसिकली कुछ एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं यू कैन से, और ये जो है इन चीज़ों के लिए काम करती हैं, टाइमली गाइडलाइंस लेकर आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आती हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर बिजनेसेस में एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए करते हैं बेसिकली, ये एसोसिएशंस होते हैं और ये एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस लेकर आते हैं। इनके मेंबर कौन हो सकते हैं? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज इनके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, लिखा है ना कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। इसके अलावा FICCI, तो डेफिनेटली जो बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो इनकी मेंबरशिप में आ जाते हैं, और ये जो है टाइमली गाइडलाइंस कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आते रहते हैं। तो बेटा वेज एंड मीन्स में अब तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्या राइट्स हैं उसके पास, क्या रिलीफ्स हैं, अगर उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ अपील करेगा, वो सारी चीज़ें बेटा उसको भी खुद भी अवेयर उसको होना पड़ेगा। A consumer who is well informed about his rights and reliefs available to him would be in a position to raise his voice against unfair trade practices or unscrupulous exploitation। तो किसी भी तरह का फ्रॉड होगा, किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन होगी उसके साथ, किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा, तो उसके लिए वो आवाज उठा पाएगा। वो जब भी उठा पाएगा जब वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा। कौन? कंज्यूमर। सो उसका वेल इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टाइमली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बाय वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अलावा कई बिजनेस हाउसेज भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और गवर्नमेंट भी टाइमली कैंपेनिंग और इनिशिएटिव्स लेती रहती है। इन एडिशन टू दिस, an understanding for his responsibilities would also enable a consumer to safeguard his interest. In this regard, Department of Consumer Affairs GOI Government of India has been undertaking जागो ग्राहक जागो campaigning। तो देख लो गवर्नमेंट भी बेटा टाइमली कैंपेनिंग लेके आती रहती है फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर। ठीक है, सो बेसिकली कंज्यूमर का खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहली चीज़ तो यही है कंज्यूमर खुद भी अवेयर हो, राइट। रादर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट का तो काम है, गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेगी ही, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज क्या कि कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और जब भी आपको ये क्लास 12th में पढ़ाया जा रहा है कि आप भी बेटा वेल इन्फॉर्म्ड रहो, जब दुकानदारी कर रहे हो, जब आप सामान परचेज करने जा रहे हो, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, आपको पता होना चाहिए आने वाले टाइम पे आप बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर के पास क्या राइट्स हैं। अगर आप सेलर हो तो कंज्यूमर आपके खिलाफ क्या क्या कर सकता है, अगर आपको फ्रॉड, आपने किसी तरह का फ्रॉड किया तो, और अगर आप कंज्यूमर हो तो आपके पास क्या क्या राइट हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो।
ओके, तो इसलिए चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इस टाइम। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेटा जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं कंज्यूमर्स को, उनके राइट्स के बारे में उनको बता रही हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के काम कर रही हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन फोर्स बिजनेस फर्म्स टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। तो इस तरह की जो धांधलेबाजी कर रहे हैं, बिजनेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, उनको वो फोर्स कर सकती है, उनसे जबरदस्ती सही काम करवा सकते हैं ये लोग, उनको सजा दिलवा सकते हैं। ये सारे काम बेटा इनके हाथ में है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो आगे चलते हैं। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका यह है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट इसमें बेटा बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। देखो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, देखो द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय इनेक्टिंग वेरियस मेजर्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी कई तरह के मेजर्स लेती है, कई तरह के इनिशिएटिव्स लेती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ टोल फ्री नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर दैट इज 1800111400। आपको भी याद हो जाना चाहिए ये नंबर, ठीक है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है, आप इस नंबर पे कॉल खटकाइए और फटाफट से आपकी भी सुनवाई की जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है बेटा ये, है ना? फॉर दिस पर्पस द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया एनकम्पासेस various legislations which provide protection to consumers. The most important of these regulations is the Consumer Protection Act 2019. Okay, so देख रहे हो ये तो एक्ट में भी बताया गया है। इनके सारे रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइडेड हैं वो ऑलरेडी उनके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोवाइडेड हैं। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। और इस एक्ट के अंदर सारी बातें लिखी हैं कि अगर वायलेशन होता है किसी तरह के राइट का तो क्या कर सकता है कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है विच आर प्रीजुडिशियल or to the interest of the consumer. This is known as Central Consumer Protection Authority CCPA, a three-tier machinery at a district, state और national level for redressal of a consumer grievances. तो उसी के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वहाँ पर है, अथॉरिटी का सेटअप है। इसके अलावा थ्री टायर मशीनरी, रिड्रेसल मशीनरी, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल लेवल पर आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसकी मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, ठीक है? इन थ्री टायर्स में, थ्री टायर्स मतलब क्या कि जो आपका एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से आप मूव ऑन करोगे, आप अपने रिलीफ्स के लिए, ठीक है, आप अपने राइट्स के लिए किस प्रकार लड़ोगे, वो सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो सारी बातें मेंशन है। ओके, और गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जैसे मेजर्स भी लिए हुए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देख लेते हैं रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तीन तरह की रिड्रेसल एजेंसीज हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन बेसिकली क्या है, एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करते हैं, मतलब इनकी हद है, इनकी एक लिमिट है कि जिसके अंडर वो काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ से ऊपर की कंसिडरेशन नहीं है ना अगर ट्रांजेक्शन में, गुड्स और सर्विसेज में। सो डेफिनेटली वो जो मैटर्स हैं 1 करोड़ से नीचे नीचे के जो मैटर्स हैं वो कौन देखेगा बच्चे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखेगा। ओके, अच्छा, either on the first hearing or at the later stage it appears to district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, it may be direct to them to give their consent for settlement of dispute through mediation within 5 days. देखो, अगर फर्स्ट हियरिंग में अगर ऐसा लगता है ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि ये अपने लेवल पर बैठकर बायर और सेलर जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मीडिएशन मतलब है कि आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करके आप चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, तो 5 दिन की मोहलत दी जाती है, 5 दिन का समय दिया जाता है फर्स्ट हियरिंग में कि आप अपने लेवल पर बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। अदरवाइज फिर हम आगे तो हमें कंसिडर करनी ही है चीज़ें, राइट? तो 5 दिन की मोहलत दी जाती है मीडिएशन को कि आपस में बैठ के चीज़ों को सेटल कर लीजिए। इन केस द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय देयर मीडिएशन एंड गिव रिटन कंसेंट, अगर वो सेटलमेंट के लिए एग्री हो जाते हैं और रिटन सहमति, रिटन कंसेंट वो अपनी दे दें, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन रेफर्स द मैटर फॉर मीडिएशन एंड द एक्सेप्ट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मीडिएशन शैल अप्लाई। तो जो भी मीडिएशन के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई कर दिए जाते हैं, मतलब कहने का जो सहमति मान ली जाती है वही सहमति कंसिडर की जाती है। तो आपस में बैठकर बात करो, 5 दिन है, 5 दिन में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर आगे फर्दर क्या होगा ध्यान से देखिए। हाउएवर in the event of failure of settlement by the mediation proceeds with the complaint, if the complaint
alleges defect in goods which cannot be determined without proper analysis or test of goods, the commission obtain a sample of the goods and seal it and refers to the appropriate authority for analysis. होता क्या है कि विदाउट चेकिंग, अगर मान लो सेटलमेंट नहीं हो पाई मीडिएशन में, आपसी सहमति से वो सेटलमेंट नहीं कर पाए और अभी गुड्स की कुछ चेकिंग भी नहीं हुई है, कोई इंस्पेक्शन भी नहीं हुई है, तो उस सिनेरियो में कमीशन क्या करेगा, उसका सैंपल लेगा, उसको सील करेगा और उसको कंसर्न एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजेगा फॉर देयर एनालिसिस, की मतलब किसी तरह की इसमें मतलब किसी तरह की मिलावट तो नहीं है या किसी तरह का मतलब एक्चुअल में जो कंज्यूमर कह रहा है कि इसमें किसी तरह की मिलावट है या हैजर्डस नेचर है इसका, तो उसके रिगार्डिंग उसको सील करके एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाएगा, एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखो आगे, इन केस ऑफ सर्विस द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ब्रॉट टू द नोटिस बाय द कंप्लेनिएंट and ask for any required information document or record from the service provider for settlement। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेज देंगे और उसके बाद चेकिंग के बाद फिर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। अगर वहां पर ये तो चलो गुड्स की बात हो गई, सर्विसेज का सिनेरियो होगा तो क्या होगा, सर्विसेज के सिनेरियो में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो लैंडलॉर्ड है या टीनेंट है, वहां पर लीज के डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई भी सर्विस डॉक्यूमेंट होगा ना, तो उस डॉक्यूमेंट को लिया जाएगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड फॉर सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट के लिए रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे और रिकॉर्ड्स में प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाएगा चीज़ें क्या थी। ठीक है, इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो वो फर्दर स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद आपके पास 45 दिन है, 45 डेज हैं, अगर आप चाहो तो स्टेट कमीशन में जाकर अपील कर सकते हो। याद रखना मेन चीज़ें, 1 करोड़ से कम का कंसिडरेशन होना चाहिए वैल्यू। ओके, 5 दिन की मोहलत दी जाएगी फॉर मीडिएशन, सेटल हो जाता अच्छी चीज़ है, अगर नहीं होता तो गुड्स के सिनेरियो में उसको एनालाइज किया जाएगा, इंस्पेक्शन की जाएगी, इंस्पेक्शन के बाद फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी। ठीक है, पर मतलब अगर डिफेक्ट मिला तो ऑब्वियसली है फिर वहाँ पर वो कंपनसेशन वगैरह की बात करेंगे। ओके, एंड अगर सर्विस है तो सर्विस के सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे, सर्विस डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे उस सर्विस के, एंड उसके बाद फिर भी कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर वो दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टेट कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन डेट आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, उसके बाद 45 दिन है, 45 डेज हैं, वो चाहे तो स्टेट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर याद रखना, एग्जाम्पल मैं कुछ दे रहा हूँ, एक है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो ये भी एक तरह की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है और उसके बाद चलते हैं स्टेट कमीशन की तरफ। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं रिड्रेसल एजेंसीज के अंदर हमारी 2 एजेंसीज अभी बची हैं, दैट इज स्टेट कमीशन और हमारा नेशनल कमीशन। तो स्टेट कमीशन को कब अप्रोच कर सकते हैं और नेशनल को कब अप्रोच कर सकते हैं, कुछ मेजर बातें जो आपको याद रखनी है। स्टेट कमीशन के सिनेरियो में देखो, ये बेसिकली रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए है। ठीक है, और इसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर क्लियर मेंशन है कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की अगर कंसिडरेशन है तो वहां पर आप स्टेट कमीशन को अप्रोच करिए। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हो एज अ कंज्यूमर, आप वहां पर स्टेट कमीशन को अप्रोच करोगे अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की कंसिडरेशन है। और अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ऑर्डर आने के 30 दिन तक, ऑर्डर आने के बाद 30 दिन तक आप फटाफट से नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। नेशनल कमीशन के बारे में क्या बोला कि नेशनल कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है बेटा वो पूरी कंट्री के अंदर है, नेशनल लेवल पर है। ठीक है, होल कंट्री में है, और इसमें जब 10 करोड़ से ऊपर का कंसिडरेशन होगा तो उस सिनेरियो में आप नेशनल कमीशन को अप्रोच करोगे। ठीक है, और अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो इन दोनों में 30 डेज की लिमिट है बेटा। ठीक है, तो याद रहेगी बड़े इजी से, पहले वाले सिनेरियो के अंदर कितना है 45 डेज और यहाँ पर दोनों में कितना है 30 डेज। ओके, उसके बाद ऑल ओवर में बात करूं तो क्या क्या रिलीफ और क्या क्या कंपनसेशन मिल सकते हैं फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहली चीज, रिमूव कर दो डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट है गुड्स और सर्विसेज में उसको रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है प्रोडक्ट न्यू वन के साथ, रिफंड दिया जा सकता है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल सकता है। प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं, कंपनसेटरी डैमेजेस, कोई कह रहा है कि मैं कोर्ट के कचहरियों के चक्कर लगा रहा था, इस दौरान मेरा काम भी खराब हुआ, मेरा भी अपना लॉस हुआ है, मेरे को वो भी चाहिए। तो कहने का मतलब है ऑल ओवर कंपनसेटरी डैमेजेस जो बनते हैं दैट इज व्हाट प्यूनिटिव डैमेजेस। ओके, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कहने का मतलब उनको वार्निंग देके छोड़ देंगे कि आगे से ऐसा नहीं करना।
नॉट टू ऑफर हैजर्डियस गुड्स और सेल, किसी तरह का नुकसानदायक प्रोडक्ट आप नहीं बेचोगे, इस तरह की बातें हो सकती हैं। विड्रॉ कर सकते हैं मार्केट में से उस प्रोडक्ट को, बिल्कुल तरीके से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपर तरीके से सीज किया जा सकता है अगर वो हैजर्डियस नेचर का गुड है, ओके। इसके अलावा कंपनसेशन दिया जाएगा फॉर लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको ब्रॉडली आप याद रखना बेटा, 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं। तो ब्रॉडली इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर इस वीडियो को आराम से देख लेना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना लो, वैसे आपने बना रखे होंगे, सो मेक श्योर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, मेक श्योर उनको बार बार गो थ्रू करते रहो। मॉर्निंग का स्लॉट 3 घंटे का स्लॉट जो है उसमें रेगुलर बेसिस पर इन चीज़ों का रिवीजन रखो, करके हाथों से लिख कर देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पोर्शन है तो सिर्फ रिपीट भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। So students, do like the video, subscribe the channel and share with your maximum friends. Thank you so much to all of you बच्चों, जय श्री श्याम।